चमगादड़ चमगादड़ से आदमियों तक पहुंचा है। और ये पहला वायरस नहीं है जो चमगादड़ से आदमियों में आया है। उसमें हम देख रहे हैं इबोला वायरस भी है, HIV भी है, रेबीज भी है। तो जब हम संरक्षण की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, तो जनरली हम हमारे परसेप्शन में जो बड़े जानवर हैं, चीता हो गया, शेर हो गया, हाथी हो गया, हिरण हो गए, वही जहन में आता है। लेकिन इतने सारे जीव जंतु हैं जो जिसको हम माइक्रोफ्लोरा कहते हैं, यानी कि जो हमें आँख से नजर नहीं आते, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है, वायरसेस है, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी वाइल्ड लाइफ का हिस्सा है। और वो उनका जो कहें कि माइक्रोबायो हम कहते हैं कि वो कहें कि एक सहजता के साथ किसी जानवर में उसके मुंह में, उसके इंटेस्टाइन में रह रहे होते हैं, वहां पर वो उसे नुकसान नहीं करते। लेकिन जो जो हम देख रहे हैं कि जो आदमी का और जो जानवरों का जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, जब जब वो इंसानी इलाकों में आते हैं, क्योंकि हमने उनका हैबिटेट जो है वो खराब कर दिया है या खत्म ही कर दिया है, तो आदमी जो है उसके कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, उसके कांटेक्ट में आ रहा है। और जब जब वो कांटेक्ट में आएगा, ये खतरा जो है कि जानवरों से जो डिफरेंट बीमारियां हैं या जो बैक्टीरिया वायरसेस है, वो हम पे ट्रांसफर होते रहेंगे। और उसका रेट जो है, जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये 2015 से बहुत सारे रिसर्च पेपर में ये वार्निंग्स हमें मिल रही थी कि थोड़ा समझ जाओ, अगर इस पे हमने एक्शन नहीं लिया तो ये गड़बड़ होने वाली है। और ये जो ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज है जानवरों से आदमियों में आने का, इसका रेट जो है बढ़ता जाएगा। और वो ऐसे नए बैक्टीरिया वायरसेस होंगे जिसके लिए हम तैयार नहीं है। और उसका कहें कि एक पहला जो असर था, वो हमने अभी 1.5 साल 2 साल से हम उसको झेल रहे हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं था ये बीमारी कैसे काम करेगी, इसके क्या लक्षण होंगे, इसकी जो मृत्यु दर है वो इतनी ज्यादा थी, क्योंकि उसके बारे में हमारे पास कोई स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल ही नहीं था। तो डॉक्टर भी मतलब जीरो से उन्होंने शुरू किया, और वैक्सीन नहीं थी। तो आप सोचिए कि ये एक कहीं की वाइल्ड लाइफ के संरक्षण में अगर हम किस तरीके से नहीं सोचेंगे, सिर्फ बड़े जानवरों तक ही अगर अपनी बात को या उस परसेप्शन में रखेंगे, तो ये दिक्कतें हमें आने वाली हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो फैक्टर है ये और एनहेंस हो गया। इस समय में हो सकता है हमें इससे भी भयानक बीमारियों का सामना करना पड़े, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि कहीं क्लीन स्लेट पर हम पूरा जो कोरोना का जो हिस्ट्री है वो लिख रहे हैं। तो ऐसे और वायरस और बैक्टीरिया भी अगर आने वाले समय में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये अगर हमने इसको इस दायरे में नहीं रखा, सोच के दायरे में, तो मुझे लगता है कि और हमें परेशानियां आ सकती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं साइंस सेंटर को कहीं की शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इस सीरीज की शुरुआत करी और मुझे बोलने का मौका दिया। और एक बार फिर आप सबका इस वेबिनार में स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर त्यागी जी। अब मैं डॉक्टर सुनील दुबे जी से अनुरोध करूंगी कि वो इस विश्व वाइल्ड लाइफ वीक है उसके ऊपर थोड़ा सा अपना आगे इसको हम कैसे काम करेंगे, और यश प्रोग्राम से आप शुरू से जुड़े हुए हैं, तो ये किस तरीके से हमको इसमें फायदा पहुंचाएगा और किस तरीके की जागरूकता इससे लोगों में फैल सकेगी। गुड इवनिंग ऑल। 67वें 67 विश्व वन्यजीव सप्ताह में आपका स्वागत है। ये एक सप्ताह के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। और इस आयोजन के दौरान, इस सप्ताह के दौरान वन्य जीव सप्ताह यानी वन्य जीव क्या है, कैसे है, आम जन उनको कैसे समझे, कैसे देखे, उनके साथ अपने आप को कैसे रिलेट करे। और एक शब्द है जंगली। उस जंगली शब्द से उसके उस शब्द की अहमियत को कैसे समझे और अपने आप को उस जंगलीपन से कैसे जोड़ सके, इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी को ध्यान में रख करके जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के लेवल पर भी
वन्यजीव संरक्षण के लिए जो उसकी सब्सिडरी एजेंसी है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका नया नाम द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है छोटे में, लेकिन अभी भी पुराना नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN ही चलता है। और उसके साथ में एक और उसकी संयुक्त राष्ट्र की आनुषंगिक इकाई है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, विश्व प्रकृति निधि। और इन सब में क्योंकि विश्व के अधिकांश देश सदस्य देशों के रूप में जुड़े हुए हैं और इनके द्वारा जो भी अंतरराष्ट्रीय पटल पर जैव विविधता संरक्षण और उसके साथ हमारे जुड़ाव को लेकर के जो भी कार्य होने हैं, जो देशों को लक्ष्य प्राप्त करने हैं और जो देशों को काम करने हैं, उन सब को लेकर के उन देशों में अपने अपने स्तर पर गतिविधियां होती हैं। जैसे भारत में भी ये गतिविधि होती है और ये विश्व वन्यजीव सप्ताह भी मनाया जाता है और लगातार पिछले 66 साल से ये मनाया जा रहा है और ये 67वां विश्व वन्यजीव सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम इतने लंबे समय तक भी ऐसी कई गतिविधियों को मनाते आ रहे हैं जिनका हमारे जीवन से और जीवन यापन से सीधा सीधा सरोकार है। भारत के अंदर विश्व की कुल जैव विविधता का लगभग 7.5% जैव विविधता भारत में मिलती है। यानी पूरे संसार में पेड़ पौधे जीव जंतु इनकी छोटी से बड़ी तक जितनी प्रजातियां हैं उसका लगभग 7.4% के लगभग प्रजातियां केवल भारत में मिलती हैं। और उनमें से कई प्रजातियां ऐसी हैं जो एंडेमिक हैं, यानी स्थान विशिष्ट हैं, वो अन्यत्र किसी और भौगोलिक क्षेत्र में पूरी धरती पर नहीं पाई जाती, सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है, उन्हें एंडेमिक भी कहते हैं। इसके अलावा जो आज की थीम है आदरणीय श्री पर्णा मैडम जिस पर फोकस करेंगी, तो ऐसी कई प्रजातियां हैं जो उन भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर विकसित हुई हैं, अलग अलग जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, और वो उन प्रजातियों की उपस्थिति उन क्षेत्रों में उन पारिस्थितिकी तंत्रों की हेल्थ, उनके स्वास्थ्य, उनकी क्या स्टेटस है उन पारिस्थितिकी तंत्र का, उसको इंडिकेट करती है, जिनको हम लोग इंडिकेटर स्पीशीज कहते हैं। और आज जिस पर फोकस हमने किया, क्योंकि ये साइंस सेंटर के द्वारा आयोजित हो रहा है, यश प्रोग्राम के तहत आयोजित हो रहा है, जिसमें स्वास्थ्य के ऊपर फोकस है कार्यक्रम में, लेकिन स्वास्थ्य, हमारा मानव स्वास्थ्य जैव विविधता के संरक्षण के बिना तो अधूरा है। और इसके अंदर संरक्षण के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि हम स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ सब्जी या खाने पीने के अनाज या फल फ्रूट इत्यादि इनके उनको लेकर के इम्यूनिटी बूस्ट करने की बात करें और स्वास्थ्य संरक्षण की बात करें, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं, वाइल्ड रिसोर्सेज हैं, उनका प्रेजेंस है, उनकी जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, दूसरी प्रजातियों का हमारे को हेल्दी रखने में जो योगदान है, तो उन्हीं इंडिकेटर स्पीशीज में से एक है महासील, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये हिमालय के कोल्ड वाटर जोन में भी पाई जाती है, ये राजस्थान के सेमी एरिड जोन में भी पाई जाती है, ये मध्य भारत के घने वनों में भी पाई जाती है, यहाँ के जलाशयों में भी पाई जाती है, क्योंकि इस मछली की उपस्थिति जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, नदी हो या जलाशय हो, झील तालाब हो, उसकी गुड हेल्थ को इंडिकेट करती है, अच्छे स्वास्थ्य को इंडिकेट करती है। अभी भी वहां उस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता में कुछ दम है, इसको इंडिकेट करती है। लेकिन इस मछली के ऊपर बहुत संकट है, क्योंकि ये एक समय से ब्रिटिश काल से ये गेम फिश के रूप में, यानी शौक से कांटा डाल के इस मछली को पकड़ने का शौक, और ये बहुत रेजिस्ट भी करती है, तो इसलिए इसको पकड़ने का जो शौक पाला जाता था, उस शौक के कारण मतलब एक घंटे के कॉन्ट्रैक्ट पर तक पे महाशीर के शिकार की इजाजतें दी जाती थी। और दूसरा इसके मांस का स्वाद और उसके कारण और इसके आवासों का नष्ट होना। तो हमने ये विचार किया कि विश्व वन्यजीव सप्ताह 67वें सप्ताह के प्रथम दिन आप सभी को मध्य प्रदेश की स्टेट फिश महासीर के महत्व, उसके स्टेटस, करंट स्टेटस क्या है और उसके संरक्षण का क्या महत्व है,
इसके बारे में जरूर जानकारी कराई जाए, चूंकि आदरणीय श्री पर्णा मैडम इंटरनेशनल लेवल तक महासीर कंजर्वेशन से जुड़ी है। उनसे बेहतर कोई विज्ञानी हमारे पास नहीं है जो आपके साथ इस ज्ञान को बांटे। तो अब ज्यादा देर नहीं करके हम श्री पर्णा मैडम से अनुरोध करते हैं कि आप आपकी इंट्रोडक्टरी टॉक, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने का कष्ट करें, फिर हम स्क्रीन शेयर शुरू कर देंगे और आपका टॉक शुरू कर देंगे। श्री पर्णा मैडम। धन्यवाद सुनील जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही ना आप लोग को सबको? बिल्कुल आ रही है। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी श्री पर्णा मैडम का। शायद सभी आप पहचानते हैं, हम लोग तो कब से जुड़े हुए, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश आज आपको देख रहा है, तो बहुत अच्छा। नए लोग भी जुड़े हैं। डॉक्टर शिपर्णा सक्सेना प्रोफेसर एंड हेड एक्वाकल्चर डिपार्टमेंट सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में है और प्रिंसिपल टेक्निकल इन्वेस्टिगेटर है महाशीर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और साथ ही जो मध्य प्रदेश की एक बड़ी एक्टिविटी जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, उसमें स्टेट एकेडमिक कमेटी जो है हमारी, उसकी मेंबर है। और जो भोपाल का पूरा काम है चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का, वो उन्हीं के हवाले है। और स्टेट कमेटी में भी वो एज ए को चेयरपर्सन हमारे साथ में पूरे समय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में रहती हैं। तो मैं फिर से शिपर्णा मैडम का बहुत बहुत स्वागत करते हुए अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी बात को आगे बढ़ाएं। शिपर्णा जी। धन्यवाद संध्या जी। मैं त्यागी जी को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, सुनील दुबे जी को, और मेरे साथ जुड़े जितने लोग हैं, स्पेशली साइंस सेंटर ग्वालियर जो इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज एक हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं। जैसे त्यागी सुनील जी ने बताया कि महाशीर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिश है। महाशीर हमारी स्टेट फिश है। मुझे नहीं पता आप लोगों को आवाज आ रही कि नहीं आ रही? मेरी आ रही क्लियर है ना? मेरे गले के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे। अभी रिसेंटली सिक्किम ने भी अपना स्टेट फिश डिक्लेयर किया है महाशीर को। और ये महाशीर जो है एक टाइम में नर्मदा में, जो टॉटर की बात अभी सुनील जी कर रहे थे, एक टाइम में नर्मदा में हमारी 27-28% मिलती थी। आज वो डिक्रीज होके 1 to 2% रह गई। वो कई अलग अलग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण। बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आगे के स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। अगर संध्या मैडम स्लाइड शेयर करे तो आप लोगों के लिए इजी होगा। जी, स्लाइड शेयर शुरू करें मैडम? जी जी मैम, सर शुरू करिए तो थोड़ा सा जी पूरे लोगों को। अच्छा, एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, कोई भी फोटो इंटरनेट डाउनलोडेड नहीं है। ये सब मेरे प्रोजेक्ट के हैं, मेरे द्वारा खींचे हुए हैं। तो जितनी भी फिशेज आपको दिख रही है, मेरे पाले हुए फिशेज है। ओके, आप लोगों को टाइटल दिख रहा होगा? जी, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। जी जी जी। अगर टाइटल आपको दिख रहा है, ये पीछे जो आपको जंगल दिख रहा है, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को पता है, ये ISP इंदिरा सागर, जिसने डैम देखा होगा उसको याद आ जाएगा ये पेड़ देख के कि इंदिरा सागर डैम का है। और ये मछली मछुआरे पकड़ के रखा है। ये इंदिरा सागर डैम में जब हम लोग सर्वे करते थे तब हमें ये फिश मिली थी। ये अभी फोटो में मैंने स्क्वीज कर दिया तो छोटा दिख रहा है, काफी बड़ा है। तो अगर आप टाइटल देखेंगे, मैं आप लोगों के साथ आज जनरल डिस्कशन करूंगी, बहुत साइंटिफिक नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोग सब टीचर्स हैं, मेरे ही लेवल के हैं। बहुत साइंटिफिक बात करने का कोई मतलब नहीं है। अपन को मेन मुद्दा ये समझना है कि महाशीर का इम्पोर्टेंस क्या है और वो कंजर्वेशन उसका क्या स्टेटस है, और कंजर्वेशन क्या स्ट्रेटेजी मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है। मैं मेनली मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करती हूँ। मैं उनके प्रिंसिपल टेक्निकल इन्वेस्टिगेटर हूँ। तो दिस इज टाइटल ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज स्टेट फिश ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेटस एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट कौन कर रहा है? जी, अभी सुनील जी ने थोड़ा बहुत बता दिया। ये जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है पॉन्ड, ये बढ़वा जितने लोग इंदौर के आसपास
सेकंड स्लाइड में रखी गई है, सेकंड। तो इसमें एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि महाशीर क्या है, व्हाट इज महाशीर। महाशीर एक बहुत अच्छा गेम फिश है। महाशीर के खोज करते करते 1940s में सबसे पहले फॉरेनर्स गांधी सागर डैम में आए थे और एंगलिंग में इसको बहुत ज्यादा यूज करा जाता था तब। और एक फूड फिश है इसमें, ये क्यों, ये सिप्रिनिस फैमिली की है, सिप्रिनिडी फैमिली की है, बट इसमें 23 to 28% प्रोटीन मिलता है। सो गेम के साथ ये फूड फिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, दिस इज अ फिश ऑफ रॉक्स एंड रिवर्स, मतलब जो जो बहुत फ्लोइंग रिवर है या रॉक्स है, वहां पे ये फिश बहुत पहले पाई जाती थी और इसकी साइज ऑलमोस्ट ह्यूमन साइज में हुआ करती थी पहले। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज माइटी महाशीर। एंड ये क्योंकि आजकल जब भी हम कोई बात करते हैं किसी भी स्पीशीज के कंजर्वेशन का, तो सबसे पहले हमें पता होता पड़ता है कि लाइवलीहुड कैसे जनरेट करेगा। ये गवर्नमेंट की आजकल पॉलिसी हो गई कि पहले आप ये हमें एश्योर करिए कि क्या हमारे मछुआरे, इससे उनको कोई लाइवलीहुड जनरेशन हो रहा है कि नहीं। तो इससे हमारा लाइवलीहुड भी बहुत अच्छा, बहुत सारी एक्टिविटीज हम महाशीर के साथ करते हैं जो हमारे मछुआरों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइवलीहुड देता है। नाउ व्हाई इट इज नेम्ड सो, ये काफी अलग अलग इसके क्रोनोलॉजी डेवलप हुए हैं। इसका सर बहुत बड़ा होता है। अगर आप रोहू कतला मृगल को देखा होगा जिन लोगों ने, उनके कंपैरिजन में किसी ने अगर बारस या महाशीर को देखा है, इसका सर काफी बड़ा होता है। सो बिकॉज ऑफ इट है, इट सेड इट इज नोन एज महाशेर, एंड पर्शियन वर्ड है ये। और ये लायन ऑफ फ्रेश वाटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी मैं क्यों। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट नहीं आ पा रहा है, अच्छा आ रहा है। ओके हाँ, ये जो महाशीर का जो है, ये आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिख रहा होगा कि महाशीर जो है ये गेम फिश है, इसको टॉट ग्रुप में लिया जाता है। दुबे सर ने जैसे बताया IUCN स्टेटस, कुछ महाशीर अब थ्रेटेंड हो गई हैं, कुछ नियर थ्रेटेंड हो गई है, कुछ एंडेंजर्ड हो गई है। और ये IUCN, ये मैंने जो आपको स्लाइड में भी दिख रहा होगा, ये वर्ल्ड में 47 स्पीशीज इसकी वैलिड है, जिसमें से इंडिया में सिर्फ 15 स्पीशीज मिलती है। सेकेंडली, महाशीर का गेम फिश बहुत अच्छी है, फूड फिश बहुत अच्छी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका एक एस्पेक्ट है, इट इज द इंडिकेटर ऑफ क्लीन क्लियर वाटर, निर्मल अविरल नदी की पहचान है। अगर इसको आप हिंदी में बोलते हैं, ये वही रहेगी जहाँ का पानी बहुत साफ होगा, जहाँ पे बहता पानी होगा, जहाँ का बॉटम रॉकी होगा। और यही कारण है कि आज हमने सब नदियों को बांध के, नदी का जो निर्मल अविरल जो एक स्टेटस हुआ करता था, जिस नदी को हम कहते थे बहता हुआ, नदी की एंटिटी क्या, लिविंग एंटिटी, हम किसी भी रिवर को बोलते लिविंग है, उस लिविंग एंटिटी को हमने रोक दिया। धीरे धीरे करते करते ये महाशीर, उसके कारण आज पॉपुलेशन की डिक्लाइन होती गई, पोल्यूशन बढ़ा, नदी का फ्लो रुका, और महाशीर क्योंकि ये वो इसका हैबिटेट ही यही है, क्लीन क्लियर वाटर, तो वो धीरे धीरे, ये इंडिकेटर ऑफ फ्रेश वाटर ऑल्सो बोलेंगे इसको। जहाँ पानी बहुत साफ है, जहाँ पे फूड वेब बहुत अच्छा है, जहाँ का फूड चेन बहुत अच्छा है, वहां पे आपको महाशीर मिलेगा। और कहीं अगर महाशीर मिल रहा है तो वो ब्रीड नहीं करेगा, सिर्फ वो साइज बड़ा होता जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन आपको नहीं मिलेगा। इसको हम टाइगर ऑफ फ्रेश वाटर भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, टाइगर ऑफ फ्रेश वाटर का दो इसका रीजन है। एक तो अगर आप टेरेस्ट्रियल टाइगर को देखते हैं, वो इकोसिस्टम में एपेक्स में बैठा है, उसको कोई खा नहीं सकता। उसी तरह से महाशीर को भी ऑटर के अलावा कोई नहीं खा सकता। सेकेंडली, जिसने भी महाशीर को देखा है, मुझे नहीं मालूम अभी ग्रुप में कितने लोगों ने इसको देखा है, बालस को या पकड़ा है, उसको देखा, बहुत फाइट देता है ये, इसीलिए एंगलर्स को बहुत मजा आता है इसको पकड़ने में। जैसे टाइगर बहुत फाइट देता है, बहुत इजीली टाइगर का शिकार नहीं कर सकते, उसी तरह से आप महाशीर का शिकार नहीं कर सकते। सो इट इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ टाइगर ऑफ टेरेस्ट्रियल, दैट इज इट इज टाइगर ऑफ फ्रेश वाटर। नेक्स्ट 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 स्लाइड।
मेरी आवाज कम आ रही है क्या? नहीं नहीं, ठीक है ना? ओके। नाउ महाशीर जो मैंने बोला कि इंडिया में 15 महाशीर की स्पीशीज है, उसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर, अगर सर ये फुल स्क्रीन है क्या आपका? मेरे को बहुत छोटे दिख रहे हैं इसलिए। फुल स्क्रीन है। फुल स्क्रीन, ओके ठीक है। आप लोगों को सबको दिख रहा हो तो ठीक, प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये 3 जो वैलिड स्पीशीज है, असली में महाशीर को जब हम पढ़ते हैं या बोलते हैं, ये जोग्राफिकल एरिया के, जैसे अभी दुबे सर ने बोला कि हम थ्रेटेंड या नियर थ्रेटेंड, हम किसको कैसे इसको डिफाइन करते हैं, हम एक हैबिटेट के एंडेमिक स्पीशीज को लेते हैं। एंडेमिक मतलब वो वही पाया जाएगा, वो और कहीं थ्राइव नहीं करेगा। आप लेके उसको डाल जरूर दोगे, लेकिन वो इंट्रोड्यूस कहलाएगा, वो वहां का एंडेमिक नहीं कहलाएगा, आप सबको पता है। तो यहाँ पे महाशीर को भी 3 महाशीर की वैलिड स्पीशीज है जिसपे बहुत ज्यादा बात की जाती है, जिससे बहुत ज्यादा काम होता है। अगर आप सबसे फर्स्ट पिक्चर देखेंगे तो आप उसके सर का जो डेप्थ है और बॉडी का जो डेप्थ है, देखिए कितना डिफरेंस है। और बॉडी जो है, डेप्थ ऑफ द बॉडी इज मोर देन द लेंथ ऑफ द हेड। तो ये डीप बॉडीड महाशीर है, या टॉर्टोर है, या नर्मदा महाशीर है। सेकेंड जो पिक्चर है, ये हिमालयाज की महाशीर है, अपलैंड्स की महाशीर है। ये टॉर्टोर राजस्थान में मिलता है। ये हिमालयाज की महाशीर, इसको गोल्डन महाशीर कहते हैं या टॉर पिट्यूटोरा कहते हैं। ये आपको यहाँ नर्मदा में नहीं मिलेगी। लोगों ने लोनावाला से लाके डाला जरूर था, पर वो थ्राइव नहीं कर पाई। लास्ट जो है ये बड़ा डेंजरस है। बाड़ी रिवर में, बाड़ी लेक में बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसके साथ। दुबे सर को मालूम है, अभी बहुत पेपर में आ रहा है। दिस इज टॉर खुदरी। ये इसने क्या किया, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ लोनावाला से, इसने हम्बेक महाशीर को खत्म कर दिया। बट अब ये बहुत पॉपुलर हो गया, ये वेस्टर्न जोन में बहुत ज्यादा मिलता है। दिस इज ब्लू फिन महाशीर। अगर आप बहुत क्लियर पिक्चर अगर आपका है तो इसके फिन्स को देखिए, ब्लू कलर का है। So these are three popular species of mahashir according to their geographical distribution. So next slide. अच्छा, अब महाशीर कैसे आप पहचानेंगे कि महाशीर को कहाँ ढूंढने जाए? महाशीर की ये कुछ सहेलियां हैं। These are some of the associated fishes which will always be there where mahashir is there. अगर आपको ये एसोसिएटेड फिशेस मिल जाएंगी, जो लोग बहुत दिनों सालों से मेरे प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, मैं कई बार ये फिश कैरेक्टराइजेशन में बताती हूँ आप लोगों को कि ये कलर्स, बार्स, तो ये 4 फिश जहाँ मिलेगी, बेरिलियस बेंडेलेंसिस, बेरिलियस ऑक्सीगैस्टर एंड ये मोरार जो है, इन लोगों का असली में सेम निश है खाने का। सो व्हेन दीज फिशेस आर प्रेजेंट, देन महाशीर विल ऑल्सो बी देयर। तो हम लोग इनको एसोसिएटेड फिशेस के नाम से करते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट बना के देते हैं, तो ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट होगा बच्चों के लिए कि अगर आपको ये फिशेस कहीं मिल रही है तो आप ढूंढेंगे तो जरूर आपको वहां महाशीर मिलेगी। नाउ कमिंग टू द फूड कंपोजिशन ऑफ महाशीर, क्या खाती है महाशीर का बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जब वो जुवेनाइल स्टेज तक रहती है सब कुछ खाती है, नॉन वेजिटेरियन रहती है। जैसे ही वो एडल्ट में आने लगती है तो उसका फूड कंपोजिशन शिफ्ट होके एल्गी एंड मैक्रोफाइट्स पे ज्यादा आ जाता है। और इसके कारण अगर किसी ने कभी महाशीर को पढ़ा होगा तो उसको पता है कि एडल्ट का जो इंटेस्टाइन है वो काफी बड़ा होता है ताकि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए। सो इनका जुवेनाइल स्टेज में अलग फूड कंपोजिशन होता है, जैसे ही एडल्ट होते हैं वैसे ही अलग हो जाता है। लेकिन सुनील दुबे जी, अगर आप बाड़ी रिवर वालों, लेक वालों से पूछेंगे, वो कहते हैं आम भी खाता है टॉर्टोर, ग्लूकोज बिस्किट भी खाता है। तो कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2-3 मैं नाम आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी, उनसे कभी आप बात करेंगे तो वो बताएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, सेकेंड, ये एक और बड़ा, पता नहीं कितने लोगों को पता है कि मत्स्य अवतार जो विष्णु जी ने क्यों लिया था। मत्स्य अवतार जो मनु ने नदी में एक छोटी सी मछली अपने हाथ में ली थी, सबको शायद ये स्टोरी मालूम है, मैं फिर भी रिपीट कर रही हूँ। और जब बाढ़ आया तो वो मछली इतनी बड़ी हो गई, उसके थॉर्न्स में मनु ने उस अपने बोट को बांधा। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, वो आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी हाँ ओके।
ये वाला आपको स्लाइड अगर क्लियर दिख रहा होगा, स्टोरी आपको अगर पढ़ने को पढ़ रहे नहीं नहीं, वो प्रीवियस स्लाइड में रखिए। हाँ, ये आपको दिख रहा होगा विष्णु जी का मत्स्य अवतार। ये विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था मनु को बाढ़ से बचाने के लिए, और ये मछली इतनी बड़ी हो गई थी, तो ये बिलीव है कि ये जो मछली जो थी तब, अगर उसके स्केल्स को देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा महाशीर को रिजेंबल करती। तो हम कहते हैं कि महाशीर उतनी पुरानी मछली है। मतलब उस टाइम जब हमने हिंदू माइथोलॉजी पढ़ा था, तो जो फिश थी वो और कोई फिश थी महाशीर थी। तो दिस हिंदू माइथोलॉजी, माइथोलॉजी को भी महाशीर के साथ इस तरह से कोरिलेट किया गया है, और इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया इसलिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, अपन जितने लोग एमपी से हैं उन लोग कई बार महेश्वर घाट गए होंगे, बहुत लोग गए होंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो अहिल्याबाई होलकर ने अपने जो पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो ये घाट का गेट है, वहां पे इस तरह से महाशीर का एक स्टोन कार्विंग बना के रखा है। वो ये चीज इंडिकेट करता है कि इनके टाइम महाशीर इतनी ज्यादा नर्मदा में पाई जाती थी, एक आइकॉन की तरह इसको यूज किया जाता था। और सेकेंडली, अगर बड़वा से आप लोगों के कोई टीचर्स हैं तो उनको पता होगा कि उस वहां पे एक बड़ा मिथ है, मानता है कि जब कभी किसी की विशेष पूरी होती है तो वो महाशीर को पकड़ते हैं, उसके नाक में गोल्डन नथ डालते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। तो ये सब इसलिए भी मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये सब इसलिए किया गया था क्योंकि इसका जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को देखते हुए, इसके रहने से नदी बहुत साफ रहेगी, नदी को नदी की तरह रहना चाहिए, वो चीज एक इंडिकेट करने के लिए इन्होंने माइथोलॉजी के साथ इसको जोड़ा। जैसे अपन तुलसी को जोड़ते हैं, पीपल को जोड़ते हैं, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, कंजर्व रहे। तो महाशीर को भी मुझे लगता है इसीलिए जोड़ा गया था कि भाई नर्मदा में आप इसको बचा के रखो, ताकि नर्मदा अविरल और कल बहती रहे, जो अब नहीं है। सॉरी टू से दिस। नेक्स्ट स्लाइड से, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है महाशीर का। नेक्स्ट। अच्छा, ये हैबिटेट ऑफ महाशीर है, ये अपन बता चुके हैं, मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगी। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि महाशीर क्योंकि फ्लोइंग वाटर की फिश है, ये हमेशा ब्रीडिंग और फीडिंग के लिए नदी को छोड़ के स्ट्रीम्स में जाती है ब्रीडिंग करने। और जैसे ही आपने डैम बना दिया उसने उसका जो पाथ है उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया, अब वो ब्रीडिंग करने बाहर नहीं जा पा रही है, तो इसीलिए धीरे 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 इसका पॉपुलेशन डाउन होता गया। नेक्स्ट स्लाइड। ये थोड़े से महेश्वर जिसने देखा होगा, नेक्स्ट स्लाइड पर। जी मैम। अगेन दिस इज अ हैबिटेट ऑफ महाशीर पॉपुलेशन। मैं जब प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, मैंने जब स्टार्ट किया था 2016 में, तो हम लोग का ये फील्ड था जहाँ पे हम लोग जाके ढूंढते थे, क्योंकि मैंने 8 साल मुझे लगे थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को समझाने में कि आपको क्यों मछली पे काम करना है। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी कि हम लोग मछली पे काम नहीं करेंगे। फिर हमने कहा कि आपके अंदर फॉरेस्ट के अंदर जो नदी है उसी पे अभी मछली मिलती, महाशीर मिलती, बाहर अब मिलती नहीं है। आप हमें घुसने नहीं देंगे, फिशरीज डिपार्टमेंट को घुसने नहीं देंगे, तो आपको तो करना पड़ेगा। फिर हमने जॉइंट कोलैबोरेशन में हमने डीएफओ बड़वा को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना के, अपने पास कोई पैसा नहीं रख के, सारा पैसा उनको दे के ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था मैंने। तो ये मेरे फील्ड सर्वे के समय ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ जोन थे जहां से मुझे महाशीर के सारे पॉपुलेशन मिला था, जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया था एज माई स्टडी एरिया। ये एरिया ऐसा एरिया जहाँ पे आपको इस तरह का पानी मिलेगा, कल बहता हुआ पानी, वहां पे पॉजिटिवली आपको महाशीर मिलेगा। तो अगर आप लोग कभी भी अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो ये सब जोन है जहाँ आप सर्वे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। ये क्योंकि महाशीर कंजर्वेशन में मैं बात कर रही हूँ, और मध्य प्रदेश ने सबसे अच्छा प्रोजेक्ट किया पूरे इंडिया में महाशीर पे। उत्तरांचल और हिली वो वाले जोन को छोड़ दीजिए। फर्स्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है राजस्थान के बाद जो इतना काम कर रहा है महाशीर पे। राजस्थान ने भी इस तरह का काम नहीं किया है, उसने सिर्फ एक लेक में महाशीर को रखा। हम लोगों ने पूरा हैबिटेट स्टडी किया, हमने पूरा एटलस बनाया, हमने फॉरेस्ट के जो
फॉरेस्ट गार्ड्स के जो मैनुअल थे उसमें डलवाया। तो ये सब हम लोगों ने करा। ये हमारा जो स्टडी एरिया मोदरी नाला है, ये आप देख सकते हैं कैसे रॉकी बॉटम है, जो हम लोग महाशिर का कहते हैं कि यहाँ पे महाशिर मिल सकता है। फोर्थ, अगर आप स्लाइड पे कोई क्लिक करे सर, जो भी ऑपरेट कर रहा है, जी। जो मैं आपको ये लास्ट वाला फोर्थ, यस, आपको दिख रहा होगा ये मोदरी स्ट्रीम बह रहा है, और उधर कोने में आपको दिख रहा होगा नर्मदा जी दिख रही होंगी, नर्मदा रिवर दिख रही होगी। जैसा मैं कह रही थी कि ये जो मूवमेंट होता है, ये नदी नर्मदा को छोड़ के इस तरह से स्ट्रीम्स में अपस्ट्रीम माइग्रेट करती है, ब्रीडिंग करके वापस वो रिवर में चली जाती है। तो हम लोग को इस जोन में छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, ब्रूडर्स मिलते हैं, सारी चीजें। तो ये भी हमारा एक स्टडी एरिया था। ये बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट के अंदर है, और बहुत मुश्किल से अप्रोच, आपको समझ में आ रहा होगा कि अप्रोच कितना मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग फॉरेस्ट गार्ड्स, हमारे साथ फॉरेस्ट टीम रहती है, तो हम लोग अच्छे से काम करते हैं। थर्ड, किसी का माइक ऑन है, थर्ड वाला साउंड म्यूट कर लें सभी लोग, अपना साउंड मेरे- म्यूट कर लें, नहीं तो हमें यहाँ से करना पड़ेगा। अपना साउंड म्यूट करके रखें। मेरी आवाज वैसे इतनी कम है और मुश्किल हो जाएगा। थर्ड वाला पिक्चर अगर किसी को समझ में आ रहा है, ह्यूमन डेप्थ फाउंडर, इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब फॉरेस्ट वालों को आपको दिख रहा होगा, फॉरेस्ट गार्ड खड़ा है यहाँ किनारे में, और एक आदमी पानी में बैठा है। तो मैंने इन लोगों से, भोपाल से मैं इन लोगों को डायरेक्ट करती थी बड़वा में। सिर्फ थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला पिक्चर, ये, हाँ यस यस, इसमें एक आदमी, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे सुनाना जरूरी है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितना कमिटेड रहता है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। मैंने भोपाल से डीएफओ बड़वा को बोला, तब पराशर, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन डीएफओ थे, तो उनको मैंने बोला कि सर मुझे वो साइड चाहिए जहाँ पे 6 फीट से ज्यादा गहरा पानी नहीं होना चाहिए, आपको वहां पे महाशिर मिलेगी। क्योंकि मैं भोपाल में बैठी हूँ, वो बड़वा में काम कर रहे, इंदौर से भी 6 घंटे का रास्ता। तो अब उनके पास तो ना डेप्थ फाउंडर होता था, ना कुछ होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। तो उन्होंने कहा कि मैडम फिर कैसे करें। मैंने कहा सर मुझे नहीं मालूम, मुझे बस ये रिक्वायरमेंट है कि 6 फीट से आगे नहीं चाहिए मुझे। तो उन्होंने अपने एक फॉरेस्ट गार्ड को पानी में उतारा और उसको बोला तू चलता जा, जहां तू डूबेगा वहां तक हमारा मार्क होगा। तो हमने इसको नाम दिया ह्यूमन डेप्थ फाउंडर। ये आदमी बेचारा चलता गया क्योंकि अधिकारी का ऑर्डर था, तो ये बेचारा जहां डूबने लगा। ये आकाश यादव, ये जो भी हैं, ये स्क्रीन पर ये बनाना बंद कर दीजिए। कोई भी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी ड्रॉ करने की मत करिए, मुझे आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर उससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन डाइवर्ट हो रहा है। सॉरी तो मैडम। हाँ, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब ये डेडिकेशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि उनमें कोई साइंटिस्ट नहीं है। मैं जैसा उनको यहाँ से इंस्ट्रक्ट करती थी भोपाल से, वो मेरा सारा काम करते जाते थे। तो इस तरह से इस आदमी को, बेचारे को चलवा के, जहां तक वो डूबा नहीं तहां तक, वहां तक उसको चलाया इन्होंने, और इस तरह से हम लोग इसका नाम रखा ह्यूमन डेप्थ फाउंडर। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये अगर आपको दिख रहा होगा, ये हमने अभी हम एक एटलस बना रहे। हमें स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला है कि मैडम एक पूरे एमपी के रिवर बेसिन का एक एटलस बनाइए। तो इसमें आप देखिए बॉल्स की साइज, उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कहीं कहीं पॉपुलेशन कम होता गया। और ये माही बेसिन में जब पहले मिलता था, अब वहां पे बिल्कुल महाशी नहीं है, ना ही सिंध बेसिन, सब बेसिन में। बाकी ये सब ये बेसिन्स में जहाँ अभी भी थोड़ी थोड़ी गुंजाइश है, बट ये जो मैं कहानी सुना रही हूँ ये सब फॉरेस्ट के अंदर के रिवर स्ट्रीम्स की बात कर रही हूँ। फॉरेस्ट के बाहर तो अब है ही नहीं महाशिर। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये भी वो करंट अवेलेबिलिटी ऑफ नर्मदा महाशिर है। अगर आप देखेंगे ये सारा वो जोन है जहाँ पे अब थोड़ा बहुत महाशिर है, लेकिन जो टाइगर रिजर्व है वहां पे ज्यादा महाशी की पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन से मैं अभी ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि साइज, पॉपुलेशन से मेरा मतलब ये है कि जहाँ पे जुवेनाइल्स भी मिल रही है,
जहाँ पे एडल्ट भी मिल रहा है, जहाँ पे ब्रूडर्स भी मिल रहा है, तो उसको मैं पॉपुलेशन इंडिकेट कर रही हूँ। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट स्लाइड सर। अगर आप सर उसको एरो को चलाएंगे तो इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि सबको कि ये थोड़ा सा आपको एरो चलाना पड़ेगा सर इसमें। ये एक मेरे एक रिसर्च स्कॉलर का एक स्टडी है, ये वो उसको मैंने डिपिक्ट किया है। इस तरह से हम लोग हैबिटेट कैरेक्टराइजेशन करते हैं कि एडल्ट का कौन सा हैबिटेट है, देन जुवेनाइल्स एग्स लार्वे का क्या हैबिटेट है, कोबल्स है, बोल्डर्स है, बेडरॉक है, ये सब एक हैबिटेट होता है। इस तरह के हैबिटेट में हमको इस तरह के लाइफ स्टेजेस मिलते हैं जो हमारे स्टडी को इजी करता है। ये फिजिकल हैबिटेट कैरेक्टराइजेशन है हमारा। अगर ये सर अगर एरो अभी पता नहीं आप कर नहीं पा रहे हैं क्या सर, हो नहीं पा रहा जी, अगर आप एरोस को क्लिक करेंगे ना तो वो एरो चलता जाएगा। चलिए, शायद अपना अपन लोग सभी टीचर्स है, सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए सर। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ थोड़ा बहुत वो, चलिए टाइम वेस्ट, टाइम ज्यादा। ये अभी जैसे आपको दिख रहा होगा कि एडल्ट हमको कहाँ कहाँ मिलता है। एडल्ट को ढूंढने के लिए आप देखिए कितना क्लियर वाटर है कि आपको बॉटम दिख रहा है, ये कोबल्स है, मड है, और ये एग्स, लार्वे एंड जुवेनाइल हमको इस तरह के हैबिटेट में हमें मिलता है सबसे ज्यादा। तो नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए। ये जो मैं दिखा रही हूँ इसमें भी ये सर इसको पूरा एरो कर दीजिए तो पूरा समझ में आ जाएगा एकदम से। एक बार और क्लिक कर, हाँ अब आपको शायद इस स्लाइड में दिख रहा होगा ओमकारेश्वर डैम, आपको दिख रहा होगा। ये हमारा स्टडी एरिया जो 25.67 किलोमीटर है। ये जो मैं आपको बोली थी कि ओमकारेश्वर डैम है, यहाँ से ये माइग्रेट करती है ब्रीडिंग सीजन में, जाके चिड़िया भड़क तक जाती है। ये पूरा 25 किलोमीटर ट्रेवल करती है और यहाँ पे चिड़िया भड़क में ये एग ले करती है और उसके बाद वापस अपने नदी में आती, नर्मदा में आके चली जाती, वापस आती है। इसके बीच में पार्ट में अगर आप कभी डैम बना देंगे तो ना तो वो माइग्रेट करेगी ब्रीडिंग के लिए, अगर कर भी गई बाई चांस तो वापस नहीं आ पाएगी। इस तरह से स्ट्रक्चर्स के कारण हम जो हैबिटेट स्ट्रक्चर बनाते डैम, हमने इन लोगों के माइग्रेटरी पाथ को रोका है और इसी कारण ये धीरे धीरे एंडेंजर्ड नियर थ्रेटेंड स्टेटस में आ गई। ये पूरा मेरा स्टडी एरिया जिसमें मैं काम करती हूँ पूरा फॉरेस्टेड जोन के अंदर है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये स्लाइड शायद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्लाइड है। देखिए ये जो ऊपर का डिप्लीटेड एरिया ऑफ नर्मदा महाशी, ये पूरा वो जोन है जो फॉरेस्ट के बाहर है, जहाँ पे धीरे धीरे करके करके बहुत सारे एक्टिविटीज के कारण हमने महाशीर को यहाँ से ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। और नेक्स्ट जो एरिया है पोटेंशियल एरियाज ऑफ नर्मदा महाशीर, ये सतपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर जहाँ मैं काम करती थी, वहां पे बिल्कुल कोर जोन, कोर एरिया है बिल्कुल। टाइगर रिजर्व आप लोग सबको पता है कि कितना अनइंटरप्टेड जोन होता है, प्रोटेक्टेड जोन होता है। यहाँ पे हमको महाशीर के सारे स्टेजेस मिलते थे और ये सेल्फ प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। ये क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती है, महाशीर बहुत अच्छे से थ्राइव करता है। पर कई बार ये सोचा गया कि यहाँ से उठा के नर्मदा में डालते हैं। सर उसी स्लाइड को आप रहने दीजिए, नर्मदा में डालते, पर मैंने हमेशा सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ लड़ाई की, ऑलमोस्ट लड़ाई की कि नहीं, अगर आप डालेंगे तो फिर मछुआरे पकड़ के ले जाएंगे, फिर हमारे बॉम्ब डायनामाइटिंग करेंगे, सुतली बम यूज करते ही लोग मारने के लिए और मार डालेंगे, तो आप यहीं पे इनको रहने दीजिए और यहीं पे इसको थ्राइव होने दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये आपको अगर अच्छे से दिख रहा होगा, हाँ क्योंकि सबको पता है कि अपन लोग टाइगर रिजर्व में कभी भी फिशिंग नहीं कर सकते, तो वहां पे ना हम, सर वो प्रीवियस स्लाइड ही दिखा, प्रीवियस। तो ये जो पिक्चर है नागद्वारी का है, यहाँ पे जब मेरे को, मैं जब
फील्ड विजिट पे जाती थी तो मेरे पास नेट नहीं रहता था, मेरे को मछुआरों को ले जाने का अलाउ नहीं था मुझे, तो मैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से मच्छरदानी मंगवाती थी और 2-3 फॉरेस्ट गार्ड्स को अपने साथ पानी में उतार के नेटिंग करके देखती थी कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सेकेंड ये भी वही है, नागद्वारी रिवर है। अब देखिए कितना क्लियर है, अभी पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है तो आपको मछलियां भी इसके अंदर दिखती। अब वो स्लाइड्स बनाना था इसलिए जम्बल्ड अप हो गया है। तो इस तरह से हम लोग को काम करना पड़ता है और ये 8-9 साल मेरे को मेहनत करने के बाद जाके 2016 से सक्सेस मिला, तब जाके पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने मेरा कहना माना, पीसीसीएफ हाउस ने माना, उन्होंने मेरे को परमिशन दिया और सारे टाइगर रिजर्व पे काम करने के लिए बोला और मैं अब काम कर रही हूँ, सक्सेसफुल है ये प्रोजेक्ट बहुत। नेक्स्ट, ये भी मेरे पॉन्ड का ही है, ये थोड़ा सा महाशिर के बारे में लिखा हुआ जो मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुकी। 2011 में महाशिर को तब अनिल माधव दवे जी थे, उनको मैंने बहुत 2008 से उन्होंने नर्मदा समग्र वाला एक करते थे, उनका पूरा कॉन्फ्रेंसेस होते थे, 2-3 उन्होंने करे थे, फिर उनको मैंने अप्रोच किया था कि सर अपन महाशिर को क्यों ना स्टेट फिश घोषित करवाए। तो 2-3 साल NBFGR के साथ 2-3 और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करने के साथ। नेक्स्ट स्लाइड सॉरी, कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो रहा है मेरा ये आपको गेजेट नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। 2011 में जाके सीएम साहब ने, शिवराज सिंह साहब ने तब जाके इसको यस किया और 2011 नवंबर में हम लोगों को ये महाशिर एज स्टेट फिश घोषणा हो पाई। पूरी मेहनत अनिल माधव दवे जी की थी, मैंने सिर्फ उनको परसुएट किया था, उनके साथ बहुत सारे मीटिंग्स करे थे, बहुत सारे उनको लिटरेचर दिया, NBFGR लखनऊ को भी कोलैबोरेट किया। उसके बाद फाइनली हम लोग को ये सक्सेस मिला कि हमने इसको स्टेट फिश घोषित किया। नेक्स्ट, अब सर इसमें आपको क्लिक करते जाना पड़ेगा। ये पॉन्ड अगर आपको दिख रहा होगा, जितने भी यहाँ पे फिशरीज से रिलेटेड टीचर्स हैं उनको थोड़ा सा पॉन्ड अलग टाइप का लग रहा है। ये बड़वा का पॉन्ड है मेरा, जहाँ मेरा प्रोजेक्ट चलता है। आप अगर देखेंगे किनारा इसका, ये पॉन्ड बिल्कुल नदी जैसा मैंने बनवाया, मतलब नदी के पत्थरों को उठा के, यहाँ एक स्पून सीमेंट भी नहीं है, सीधे नदी के पत्थरों को उठाते थे और वहां पे हम लोगों ने ऐसे सीधे सीधे रखा है और वहां पे पूरा फ्लोइंग हमने एनवायरनमेंट दिया। मैंने इन लोगों से बोला था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से झरना चाहिए मुझे, तो उन्होंने जैसे तैसे पाइप जोड़ के, लो कॉस्ट पाइप जोड़ के ही करके ऐसे झरना बनाया। और ये जो मछली है कितनी सुंदर है, ये मेरी पाली हुई महाशिर है, अब ये इस साइज की हो गई है। ये बिल्कुल हमारे पॉन्ड की महाशिर, ये साइड में मेरा मछुआरा है। नेक्स्ट, अगर जिसको महाशिर को डिटेल से पढ़ना है कि महाशिर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर किसी ने कतला रोहू मिर्केल को देखा होगा तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा डिफरेंस। महाशिर का सर बड़ा अच्छा सुंदर सा होता है, इसके 2 पेयर बार्बल्स होते हैं, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर। सेकेंड, इसके जो स्केल्स होते हैं, बॉडी के स्केल्स आपको दिख रहे होंगे 4th स्लाइड में, हेक्सागोनल स्केल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े हेक्सागोनल स्केल्स होंगे और वेरी प्रोमिनेंट कॉर्डल फिन होगा, बिल्कुल फोर्क की तरह प्रोमिनेंट कॉर्डल फिन रहता है और लैटरल लाइन बहुत प्रोमिनेंट। दीज आर सम ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ महाशिर, जिससे आप समझ सकते हैं कतला रोहू मृगल से इसको आइडेंटिफाई डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द स्टेटस ऑफ नर्मदा महाशिर। सर नेक्स्ट स्लाइड। अब आप देखिए, देख के आप लोगों को भी रोना ही आ जाएगा कि हमने अपने दुबे सर अभी जो बोल रहे थे, हमने अपने महाशिर के स्टेटस को क्या करा। 1963-64 में डॉक्टर VR देसाई ने जब स्टडी किया था तो ऑलमोस्ट ये शायद ओवरलैप, सर वही रहने दीजिए, 40% हमको महाशिर मिलती थी, मतलब टोटल कैच में 26 से 30% तो हमेशा मिलता था। 50 इयर्स के स्पैन में हमारा 52% मतलब 76% डिक्लाइन हुआ। धीरे धीरे करते करते आज की स्टेटस में, मैंने फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ बात करती हूँ, मेरे सर्वे में मुझे मिला नर्मदा में 1% भी नहीं है। वो लोग मछुआरे कहते हैं मैडम कभी कभी बाड़स दिखता है, मतलब आपने 50 साल के अंतराल में 26-27%
जो टोटल कैच में महाशिर आती थी उसको ऑलमोस्ट 0 में लाके खड़ा किया। और आज भी अपन नहीं चेतेंगे तो कब चेतेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। दीज आर सम ऑफ द थ्रेट्स जो हम लोगों ने अपनी स्टडी में पाया। फर्स्ट पिक्चर बहुत लोग समझ पा रहे होंगे ये क्या है। ये गोई रिवर में आप देखिए, जब ये अपस्ट्रीम माइग्रेट करती है महाशिर, जब ये ब्रीडिंग के लिए अपस्ट्रीम माइग्रेशन करती है, तो यहाँ पे ये लोग लोकल चीजों को यूज करके बांध टाइप का बना देते हैं। और जब वो अपस्ट्रीम माइग्रेट करती है ब्रीडिंग के समय, उसके पेट में अंडे रहते हैं, बड़ा स्लगिश मूवमेंट रहता है इनका और स्लो मूव करती है, तो भाले से इनको मारते हैं यहाँ पे। और सेकेंड पिक्चर जो कन्नार रिवर का है, पोल्यूशन, वो डैम होने के कारण ये बिल्कुल। किसी का माइक ऑन है। माइक चेक कर लें, किसी बच्चे की आवाज आ रही है, माइक ऑफ रख रहे हैं। सेकेंड पिक्चर जो है कन्नार रिवर का, ये पोल्यूशन है। थर्ड ये डैम है जिसको ओपनली बोलना नहीं चाहिए, बोले नहीं अपना अच्छा है। फोर्थ पिक्चर आप देख ही रहे कि ब्रीडिंग सीजन के समय जब ये मारते हैं पेट में अंडा रहता है। अगर आप नेक्स्ट जनरेशन आने ही नहीं देंगे तो आपको पॉपुलेशन कहाँ से मिलेगा। ये हमारा जो जहाँ पे ये है नर्सरी है हमारा, उसके पीछे एक मंदिर है। तो ये अपना बहुत कॉमन प्रैक्टिस रहता है कि अपन लोग सब कुछ लाके उसमें डालते हैं और नदी को खराब करते हैं। इस तरह से स्पॉनिंग ग्राउंड, नर्सरी ग्राउंड को ये लोग खराब करके महाशिर के पॉपुलेशन को बिगाड़ते हैं। ये मेरे पूरे स्टडी के पिक्चर है जो हमारे प्रोजेक्ट के दौरान हमने किया है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड। ये जो पिक्चर है, ये अगर आप अपन सबको पता है कि एक क्लोज सीजन रहता है फिशरीज का, जून से लेके 15 जुलाई अगस्त तक हम लोग क्लोज सीजन रखते हैं जो फिशरीज डिपार्टमेंट बोलता है। ये उस टाइम का सुबह 4 बजे मैंने फील्ड में जाके, ऊपर अगर नाव दिख रहे होंगे आपको, सुबह 4 बजे मैं मछुआरों को लेके गई थी और ये इतने सारे नाव को मैंने पकड़ा था जो चोरी छुपे सुबह 4 बजे पुलिस के आने से पहले मछली पकड़ के इस तरह से ओपन मार्केट में ब्रूडर्स को बेचते हैं। इस तरह से पोचिंग होती है जिसपे ना पुलिस ध्यान देती है, ना फिशरीज ध्यान देती है, ना अपने ब्यूरोक्रेट्स ध्यान देते हैं। मतलब इसको अपन को किसी लेवल पे ले जाना चाहिए। मैं दुबे सर से आग्रह करूंगी, IUCN के मेंबर है आप, मेरे पास रिपोर्ट है, मैं आपके साथ डिस्कस करके इसको आप कहीं लाइए सर, तो आप महाशिर अपन बचा नहीं पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट। ये इसको सर आप वो करिए, स्ट्राइक करते जाइए तो आ जाएगा। पूरा आ गया। जैसे ये हमारे प्रोजेक्ट के काफी कंपोनेंट्स है। हम लोग ऐसे इस प्रोजेक्ट को मिरेकल स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, वो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बोलूंगी तो शायद आप लोग बोर हो जाएंगे। हम इन कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप उसमें जो रिसोर्स जो उसको यूज कर रहा है, जो पब्लिक है, उसको अगर आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे आप कभी प्रोजेक्ट में सक्सेस नहीं पाएंगे। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में 12 बाड़स मित्र मंडल बनाए। बाड़स लोकली महाशिर को बाड़स बोला जाता है और उसपे जो लोग मछुआरे हैं, हर एरिया के 12 मछुआरों का एक ग्रुप बनाया है जो हमारे BMC का कंपोनेंट है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का कंपोनेंट है। इनको हमने अपने ग्रुप में शामिल किया, इनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ, ये मेरे साथ नेटिंग में हेल्प करते हैं और इनकी पूरी टीम है, ओमकारेश्वर से लेके पूरे 12 ग्रुप है मेरे पास, 12 13 मेंबर्स के। इनके साथ मैं रेगुलर PRA एक्टिविटी करती हूँ। फोर्थ फोटो में आपको दिख रहा होगा फॉरेस्ट गार्ड DFO बैठे हैं, मेरी रिसर्च स्कॉलर्स बैठे हैं। और ये हमारा थर्ड पिक्चर जो है, ये पूरा फॉरेस्ट टीम मेरे साथ नर्मदा सर्वे करता है, कहाँ कहाँ हम किस किस एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये चिड़िया भड़क सर, इसको अब टिक टिक करते जाइए तो आ जाएगा सब। हाँ, ये आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, राज्य मछली महाशिर क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र। ये हमने वहां के DFO को बोल के, अगर आप इस पॉन्ड को, इसको वाटर बॉडी को देखेंगे, ये 100 मीटर डाउन है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। कार खड़ी हुई आपको दिख रहा होगा, कार से नीचे आपको समझ में आ रहा है कार को देख के रिलेटिविटी से कि डेप्थ कितना ज्यादा है।
हम लोग ये नीचे तक जाके नेटिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डीएफओ सर को रिक्वेस्ट करके इस एरिया को, डीएफओ के पास पावर रहता है, वो अपने पावर को यूज करके प्रोटेक्टेड, कुछ जोन को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर सकता है। तो चिड़िया भड़क को हमने इन सीटू कंजर्वेशन साइट घोषित किया है। यहाँ पे लीगल फिशिंग बंद है, इलीगल तो आप बंद नहीं कर सकते, लीगल फिशिंग बंद है। ये डीएफओ ने अपने पावर को यूज करके ये राज्य मछली महाशी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये हम लोग क्योंकि रिसर्चर है तो हम लोगों ने कोशिश किया कि हमने जो तालाब बनाया वो कितना सक्सेसफुल है। तो हम लोगों ने 2007 में 40 साल में पहली बार हमारे ही टॉर्टर को, हमारे ही फिशेस को, बाहर से हम कहीं हैचरी से फिश नहीं लाए, ये हमारे ही बच्चे जो कलेक्ट करे हुए थे, जो बड़े हुए, उनको हमने कैप्टिव ब्रीडिंग करवाया, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। और आज हमारे पास 14,000 अंडे और कम से कम 4,000 बच्चे हो गए। आपको दिख रहा होगा, ये पूरी मेरी टीम है जिसमें मछुआरे शामिल है, ये मेरे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ये लो कॉस्ट हैचरी बनाई। आपको दिख रहा होगा सब्जी का जो टोकरी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फंड्स नहीं थे, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया था उस समय ब्रीडिंग के लिए, तो हमने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 4-5 हमने भोपाल से टोकरियां खरीद के लेके गए थे, उसमें हमने ब्रीडिंग करके एग्स को हैच करवाया और हमने बच्चे पैदा किए और आज तक हम करते जा रहे हैं। अब हमारे पास 14,000 अंडे हो गए, मतलब हमको 40, 50, 60% सक्सेस मिल जाता है। उसमें हम इंजेक्शन नहीं लगाते, कुछ नहीं लगाते, सिर्फ वो जो पत्थर है टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, पानी की क्वालिटी को रेगुलेट करते हैं और फ्लो को बना के रखते हैं। उससे हमारा सितंबर से दिसंबर तक हमारी ब्रीडिंग चलती है हमारी। नेक्स्ट स्लाइड सर। सर नेक्स्ट स्लाइड। ये आप देख रहे होंगे, वो प्रीवियस स्लाइड करिए सर, प्रीवियस स्लाइड। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा इन सिटू ब्रीडिंग है। इसमें मैंने अपने मछुआरे से बोला था कि लोकल जो चीजें हैं, बिना पैसा खर्च करे लोकल चीजों को यूज करके तुम नदी में ही ब्रीडिंग करने की कोशिश करो। तो इन्होंने नदी में ब्रीडिंग करने के लिए 4-5 पेयर, 2 पेयर मैच्योर मेल और फीमेल यूज किया। ये एम्बैकमेंट देखिए आपने, बिल्कुल बिना पैसे के हम लोगों ने खर्चा करे बनाया था, पत्थर और पेड़ से। यहाँ पे हमने 2 मैच्योर मेल फीमेल को रखा था और उसकी लोकली ब्रीडिंग, अपने आप ब्रीडिंग हुई। ये एग्स आपको दिख रहे होंगे। तो हमने ये एक अटेम्प्ट किया था कि इन सिटू ब्रीडिंग हम सक्सेस होते कि नहीं, तो हमें इसमें भी सक्सेस मिला। ये भी हमारा भूटान में जब मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, इन्होंने उसको, बहुत सारे कमिटीज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और अब बहुत जगह कर रहे हैं लोग, ये सेम मॉडल को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारे 10,000 फ्राई हमको मिला था, फ्राई से फिंगरलिंग बना, ये फिशेस जो है ग्रोथ है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। मैंने आपसे बात की थी कि लाइवली हमसे हमेशा कहा जाता था, जो सेक्रेटरी लेवल के लोग, पीसीसीएफ लेवल के लोग कहते थे कि लाइवलीहुड कनेक्शन होना चाहिए। तो लाइवलीहुड कनेक्शन के लिए जो हमारे मछुआरे थे, जो हमेशा मछली को मार के खाते थे, हमने उनको पोचर से पेट्रोलर्स बनाया, हमने उनको भक्षक से रक्षक बनाया। मीन्स हम लोगों ने उनको बोला कि आप ब्रीडिंग सीजन में 52 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ रिवर को पेट्रोलिंग करिए, तो किसी को मछली मारने नहीं दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। तो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने हमें हर साल 3-3 लाख रुपए दिया 3 महीने के लिए, ताकि हम उनको उस समय उसको पैसा दे मछुआरों को, और वो मेरे लिए मछली को बचा के रखे, ब्रूडर्स को बचा के रखे। तो हम लोगों ने ये इसका टाइटल रखा है कि फ्रॉम पोचर्स टू पेट्रोलर्स, और भक्षक से रक्षक बनाया हमने। सेकेंडली हम लोगों ने उनको इको टूरिज्म प्रमोट करने के लिए भी ट्रेनिंग देते गए। ये हमारे कंजर्वेशन के एक पार्ट है जो हम लोग प्रोजेक्ट में करते हैं। ये अब ये सारे अब ये तो कास्ट नेट है, आपको पता है कैसे नदी में यूज करते, कुछ पिक्चर्स है। ये जो मैं आपको बोली थी कैसे ये लोग
पेट्रोलिंग करते हैं। आपको देख के समझ में आ रहा होगा मानसून सीजन का नदी बिल्कुल नेक्स्ट नेक्स्ट सर, सॉरी मैं पैरेलली अपने लैपटॉप में भी चल रहा ना मेरा इसलिए। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जी आ गई। नहीं, इसके नेक्स्ट करिए। ये तो सबको पता है क्या हो रहा है। हाँ, ये स्लाइड है जो मैं आपको बोल रही थी ना, पेट्रोलिंग करते हैं हम लोग। पोचर्स को हमने रिवर गार्ड में कैसे कन्वर्ट किया। अब आप देखिए, बारिश का मौसम है, नदी पूरी चढ़ी हुई है, उसमें वो लोग इस तरह से टेंट लगा के पूरे 3 महीने 52 किलोमीटर पूरा 10-10 मछुआरे 52 किलोमीटर का रिवर प्रोटेक्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है वो हमें पैसा देता है, हम इनको पैसा देते हैं। एवरी ईयर दे गेट 3 लाख रुपीज फॉर देयर 3 मंथ्स ओनली। तो इस तरह से क्या होता है, ये जब ब्रीडिंग सीजन में हमको अपना ब्रूडर्स बचा लेते हैं, पूरे साल फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होती, वो अपने आप ही ब्रीडिंग करने लगता है नदी में। तो अब हमने इनको पेट्रोलर्स बना दिया। अब ये मछली मारते नहीं है, प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारा एक और कंपोनेंट है। नेक्स्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो चिड़िया भड़क जो हम लोग एंगलिंग और इको टूरिज्म के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया। ये आपको ये मछुआरा दिख रहा होगा लास्ट स्लाइड में, अगर आप देख सकते तो देखिए, आप रेलवे ब्रिज के ऊपर से इस तरह का ये लोग बोट डाल के मछली पकड़ते थे। सोचिए, उतने ऊपर से ये लोग जब डालते थे ये हुक और ये मछली पकड़ते थे ये लोग। तो उन लोगों को हमने डिस्करेज किया कि आप इस तरह से मछली मत पकड़िए, आप इन सब जोन्स को इको टूरिज्म जोन बनाइए और एंगलिंग हम प्रमोट करें। दो हमें एंगलिंग के लिए परमिशन नहीं मिला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया एंगलिंग करने के लिए। कैच एंड रिलीज में भी वो परमिशन नहीं देते। हम लोग मैं फिर भी परसुएट कर रही हूँ कि थोड़ा सा जोन मुझे रिवर का मिल जाए जहाँ मैं इको टूरिज्म को प्रमोट कर पाऊँ। नेक्स्ट 2018 में महाशिर हमारी एमपी महाशिर लोकसभा टीवी में आया। एक अस्तित्व प्रोग्राम है, अभिलाष खांडेकर जी करते हैं। इसमें मुझे एज एक्सपर्ट एमपी से बुलाया गया था और एक एक्सपर्ट उत्तरांचल से नौटियाल को बुलाया गया था। हम दोनों को लोकसभा टीवी में महाशिर संरक्षण में एक टॉक के लिए बुलाया गया था। तो हमारी जो नर्मदा महाशिर है वो अब लोकसभा में भी आ चुकी है, पॉपुलैरिटी इतनी मिल गई है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ये कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो है नेक्स्ट स्लाइड ना सर, नेक्स्ट। मैं जो आपके हिसाब से बात कर रही थी, प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस इसके पहले वाला सर। ये एक जो मैं आपसे बात कर रही थी कि फॉरेस्ट गार्ड्स के संरक्षण का वो करा है। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, महाशिर की एक किताब हमने दी है, एक मॉड्यूल दिया है जो फॉरेस्ट गार्ड्स अब इसको महाशिर के बारे में पढ़ते हैं। ये छोटी सी एक किताब मैंने लिखा था क्योंकि जो फॉरेस्ट वाले हैं उनको हम साइंटिफिक टर्म में नहीं समझा सकते। तो जो भी महाशिर का जानकारी उनको चाहिए, कहाँ पाई जाती है, कैसे उसको पहचाने, कहाँ संरक्षण करे, महाशिर क्या है, कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ये छोटा सा एक बुक बनाया, लिखा था मैंने हिंदी में, निर्मल नदी नर्मदा की पहचान महाशिर, जो सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट गार्ड्स, इनके लिए स्पेसिफिकली मैंने बनाया था मछुआरों के लिए। और ये वो जो मैं आइकन की आपको बात कर रही थी, ये वो आइकन है महाशिर का लास्ट। ये तो नेक्स्ट स्लाइड सर। ये हमारे पैट्रनेज है, एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड है। 2015 में सैंक्शन हुआ था, आज तक चल रहा है। किसी भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट का ये पहला है, तो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2015 से आज तक प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ बल्कि बढ़ता जा रहा है, और भी काम वो लोग मुझे देते जा रहे हैं, करती जा रही हूँ मैं। नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है, लास्ट तक। ये आपको महाशिर का आपको दिख रहा होगा फोटो, और ये आदमी दिख रहा होगा, ये रियल पिक्चर है महाशिर नर्मदा की। ये हमने खींचा था 2015 में।
2015 में हमको बड़वानी से इतनी बड़ी महाशीर मिली थी फॉरेस्टेड जोन के अंदर, और उसके बाद हमने उसको लाके ऐसे एक फोटो खिंचवाया था कि देख इतना, मतलब एक रिलेटिविटी के लिए। पर एक दुख की बात यह है कि उस समय जो एसडीओ साहब थे, कोरोना में उनकी डेथ हो गई। वो बहुत मुझे हेल्प करते थे, वो अब नहीं रहे। पर ये फोटो देख के हमेशा मुझे याद आता कि वो मुझे कितना हेल्प करते थे। तो इस साइज की महाशीर आज भी नर्मदा में फॉरेस्टेड जोन में पाई जाती है, और अगर अपन कोशिश करेंगे तो शायद अब अपनी नर्मदा की प्राइड को वापस हम ला सकते। थैंक यू सर, थैंक यू संध्या मैडम, त्यागी जी, सुनील जी। अभी आप बनी रहिए, हम आपको स्क्रीन से सीधा डायरेक्ट इंटरेक्शन पर ला रहे हैं। बहुत बहुत सारा डिटेलिंग मैंने करा नहीं, मुझे लगा कि आप लोग शायद बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मिरेकल स्ट्रेटेजी में पड़ता है, चलता है। M stands for mapping of habitat, I stands for involving people, A for advocacy, research, livelihood connection, and E extension and training। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी को लेके हम लोग होलिस्टिक चलते हैं। वो बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन हो जाता, तो मैंने सिर्फ सबको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया कि अब आप सोचना शुरू करो, बचाना शुरू करो, जो जहां है अपना काम करो। जी सर बोलिए। एक प्रश्न है मैडम जी एक प्रश्न आया है कि व्हाट इज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ महाशीर इन एमपी? Geological time scale means since starting of any river, Mahashir was there. आई थिंक कुछ इस तरह का है। यदि पार्टिसिपेंट लाइन में है नरसिंह सूर्यवंशी, तो वो अपना माइक ऑन करके प्रश्न खुद से हाँ explain कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं सूर्यवंशी शायद दीदी से, हाँ भाई, क्या पूछना चाह रहे हैं नरसिंह सूर्यवंशी? माइक ऑन करिए सर, अपना माइक ऑन करिए। नमस्ते मैम, मैं नरसिंह सूर्यवंशी हूँ, आगर मालवा से। जी सर। जी मैम, मैं ये जानना चाह रहा था मैडम, मैं भी लिम्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ मैम। गुड। कहाँ से पढ़ा आपने लिम्नोलॉजी? लिम्नोलॉजी मैंने उज्जैन डिपार्टमेंट से किया है मैडम, डॉक्टर शरद श्रीवास्तव सर के अंडर में। वो हमारे टीचर है, हमारे गुरु है। जी मैम। हाँ हाँ जी पूछिए, बिल्कुल तो जी। मेरा और वो जो आपका स्टडी एरिया है उसमें मैं विजिट भी करा हूँ, गया था उनके साथ में। केएस राव डॉक्टर सर ने बहुत काम किया इस पे। जी, केएस राव प्रदीप और सर, भोपाल वाले प्रदीप सर है ना, उनके साथ में मैं गया हूँ वहाँ पे। उस टीम में हम भी थे। आप जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं एनवीडीए की, जी। उस टीम में तो हम मैडम लोग मेरा भी क्वेश्चन ये था, आपका प्रश्न क्या है? थोड़ा समय हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि जैसे ये महाशीर का, और आपने जो उसका जियोलॉजिकल टाइम स्केल की मैं जानना चाह रहा था कि जैसे ओरिजिन हुआ इस फिश का, तो वो कौन से जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये रही होगी, उसका ईरा या देखिए इपिक? देखिए हम महाशीर को, इसीलिए मैंने बहुत पहले आपको बोला था कि महाशीर उस टाइम से, जी मतलब जी बिल्कुल हम जब कहते हैं कि मनु ने जो फिश हाथ में लिया था वो महाशीर ही था। जी एग्जैक्टली लिटरेचर में कोई जियोलॉजिकल टाइम एरा नहीं है। पैलियोलिम्नोलॉजी में, या अगर आप वो पैलियोलॉजिकल करेंगे तो उसमें भी जो एविडेंसेस है, जो फिशेस के मिले हैं, तो वो जो भी वो भी ऐसा दिखता है कि स्केल्स बहुत बड़ी थी और स्केलेटन बहुत बड़ा था। तो वो मानते कि उस एरा से आज तक, पैलियोलॉजिकल एरिया से आज तक महाशीर चली आती, बट विद इन टाइम स्पैन उसका साइज कम हुआ है पोल्यूशन के कारण। एक टाइम में वो ह्यूमन साइज की हुआ करती थी, आज वो छोटी होती जा रही है। अब तो आपको एक्सटिंक्शन, मतलब नियर थ्रेटेन पे आ गई है टोटल। तो हम मानते हैं कि तब से आज तक महाशीर का एग्जिस्टेंस है। तभी शायद सारे मंदिरों में, सारे महलों में महाशीर एज आइकन एनग्रेव्ड है आज भी। मतलब वही मैडम, जो आपने महेश्वर का जो पीक दिखाया है, तो वो कितना पुराना होगा, थोड़ा सा उसके बारे में? देवी अहिल्याबाई होलकर जितनी पुरानी है। हाँ जी जी जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। उन्हीं ने एनग्रेव किया था। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। धन्यवाद नरसिंह जी, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा। एक धर्मेंद्र करके हैं, इन्होंने
थोड़ा सा ध्यान दिलाया है कि दिस फिश इज महाशीर इज फाउंड इन देवेर ऑफ उत्तर प्रदेश, और उन्होंने इसको साई रिवर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में भी देखा था। इज इट टॉटर? वो अभी इस पे कंफ्यूज है कि ये रोहू जैसी दिखती है, और लेकिन उनको लगता है कि ये महाशीर है, और वो चाहते हैं कि उस फिश की पहचान हो कि वो महाशीर है। और basically अगर वो फिश की फोटो मुझे भेज सके तो जी। शायद मेरा नंबर आप सबके पास है, आप सबके साथ शेयर कर दीजिए, जिसको जहां भी जैसी भी महाशीर जैसी भेज दे तो जी। शायद मैं बता पाऊं कि वाकई वो महाशीर है कि नहीं है। मॉर्फोमेट्रिकली मैं बता सकती हूँ। जी जी। और हाँ जी। सर हेलो। जी सर एक मैडम से मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा कि ये जो महाशीर मछली है वो एक बार में कितने बार बच्चे दे सकती है या फिर कितने बार वो प्रजनन करती है, कुछ डिटेल सर? देखिए सर, ये महाशीर जो है फाउल की तरह है, 3 बार ये ब्रीड करती है। एक बार जुलाई अगस्त में उसकी ब्रीडिंग होगी, फिर नवंबर में होगी, फिर फरवरी में होगी। हर बार वो 7,000 से 11,000 के आसपास बढ़ देती है, लेकिन जो रोहू कतला है वो 70,000 देता है। इसीलिए महाशीर का ये एक कारण भी है एंडेंजर्ड की तरफ जाने का, बहुत कम अंडा देती है एक टाइम में। एक प्रश्न और है, एवरेज लाइफ स्पान? एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ महाशीर इज 17 to 20 years, जो हम लोगों ने देखा है, जो लिटरेचर में रिकॉर्डेड है उससे 17 से ज्यादा। 20 देखिए एवरेज लाइफ स्पैन आप कैसे बोलेंगे, वो तो मार डालते लोग, उसको कहाँ जीने दे रहे। पर कैच जो हुआ है, हमने स्केल स्टडी किया है जो नेहा करती है, उससे हमने जो एज निकाला 17 years तक का मिला है नर्मदा में हम लोग को, और वो 4 feet के ऊपर हाइट पे गया है। जी सर। और किसी का प्रश्न है? माइक ऑन करना पड़ेगा, माइक ऑन करना पड़ेगा। एक Observation, not a question, Manav. जी। First of all, hats off to you, your hard work, because a presentation, so it was it has an spellbounding effect on me listening, because as I have also a researcher, so I can feel the kind of the labor and the commitment and conviction has gone into this project and the revival part. बट ये जो फिशी का प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ पे फिश का लोगों का फूड है, हार्वेस्टिंग के लिए इवन जो उनके कन्वेंशनल कंजर्वेशन मेथड्स थे कि कुछ सीजन में हार्वेस्टिंग। सर आपकी आवाज बहुत इको हो रही है, शायद किसी ने माइक ऑन करके रखा है, मैं आपको क्लियर आप सुन नहीं पा रही हूँ। आई थिंक जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनका अगर माइक ऑन है तो प्लीज उसको ऑफ कर दें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो एक जो कंपल्शन है लोगों के साथ कि जल्दी, क्योंकि मार्केट में भी अवेलेबिलिटी उसको देना है और जल्दी से ज्यादा हार्वेस्टिंग हो जाए। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में मतलब फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट इज स्ट्रगलिंग कि वहाँ पे पॉइजनिंग कर देते हैं ब्लास्टिंग से और इलेक्ट्रिफिकेशन से, मतलब वो बिजली के तार डाल देते हैं उसमें, so that in a very short time they can harvest lot of fish. तो ये जो कन्वेंशनल मेथड टूट रहे क्योंकि रिक्वायरमेंट मार्केट की ज्यादा हो रही है। अब जैसे ये फिश के बारे में इतना सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया, तो कंजर्वेशन के लिए ये एक केस स्टडी इनफैक्ट रिलेटिंग इट विद द माइथोलॉजी एंड द करंट सिनेरियो एंड इट्स इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि जो लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है उनको इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं पता। सर एक्चुअली सर हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो हम लोगों ने होलिस्टिक डेवलप इसलिए किया है। हम उनसे ये नहीं कह रहे कि मत मारो, हम कह रहे तुम अगर बचाओगे तो हम तुम्हें पैसा देंगे। तो उस तरह से क्या कर रहे हैं सर, हम लोग उनको लाइवलीहुड दे रहे हैं, हम उनको हैचिंग टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि तुम ब्रीड करो। और ये जो आप डायनामाइटिंग कह रहे हैं यहाँ पे भी होता है, अगर आप डायनामाइटिंग को रोकेंगे तो सुत्ती बम यूज करते हैं और पूरे के पूरे स्टॉक को वो उड़ा देते हैं।
तो हम लोगों ने इसीलिए मैंने आपको वो वाला स्लाइड दिखाया था कि फॉरेस्ट के बाहर बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 पे आ गया, वो फॉरेस्ट के अंदर वो अभी भी 1, 2, 3, 4% पे है। तो इसीलिए फॉरेस्ट के बाहर जो मछुआरे, हम चाह रहे पूरे नर्मदा बेल्ट में हम उनको ग्रुप्स बना दे, उनके ग्रुप्स बना के उनको हम ब्रीडिंग टेक्निक दे, लो कॉस्ट ब्रीडिंग टेक्निक, ताकि वो एक एक फिंगरलिंग को 10-10 रुपए में बेचे। और हम उनसे कह रहे तो महाशीर को छोड़ दो, बाकी मछलियों को पकड़ो, हम उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं बोल रहे, हम इसके लिए, इसको बचाने के लिए तुम्हें पैसा देंगे। तो सर हम लोग का ये अभी कोशिश चल रहा है, सारे ब्यूरोक्रेट्स को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। हमारी एक सर एमपी में स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है महाशीर कंजर्वेशन की, जिनके चेयरपर्सन पीसीसी वाइल्ड लाइफ है, तो उसमें मैं भी मेंबर हूँ, फिशरीज के डायरेक्टर मेंबर हैं, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के हैं, सारे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। हम लोग साल में 3-4 बार मिलते हैं, अभिलाष खांडेकर जी भी हैं उसके। तो हम लोग वही स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं कि कैसे हम इसको लाइवलीहुड जनरेशन के साथ पॉजिटिव वे में ले जाए। तो अब कोशिश कर रहे हैं सर, देखिए कब तक सक्सेस मिलता है। 8 साल कोशिश करने के बाद तो स्टार्ट करने दिया उन्होंने, मुझे फॉरेस्ट के अंदर घुसने दिया। और कितना स्ट्रगल करेंगे तब जाके पूरा एकदम हम रिजल्ट पे पहुंचेंगे, मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है और 5-6 साल करना पड़ेगा। तभी उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैपिंग करिए, आप पूरे टाइगर रिजर्व्स पे आप मैपिंग करिए, रिवर्स पे मैपिंग करिए और बताइए हमें स्टेटस क्या है। उसके बाद हम एक मेगा प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, कोऑर्डिनेटेड ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। देखिए एक प्रश्न और है, प्रश्न क्या, एक चिंता भी है और प्रश्नवाचक चिंता है कि व्हाट विल हैपन इफ महाशीर फिश इज टोटली डिस्ट्रॉयड। मुझे कई लोगों ने पूछा क्या फर्क पड़ता अगर महाशीर नहीं है तो, रोहू कतला मृगल तो है ना, क्या जवाब देंगे आप? अरे महाशीर की इतनी चिंता मैडम आप क्यों करती है, क्या फर्क पड़ता है? तो उसको फिर समझाना पड़ता है कि क्या फर्क पड़ता है, नदी खत्म हो जाएगी आपकी, महाशीर अगर आप बचाओगे तो आपकी नदी ऑटोमेटिकली बचेगी, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, रोहू कतला मृगल भी आपको खाने को मिलेगा। पर अगर महाशीर को, अगर शेर खताब जंगल में शेर को बचाने की कोशिश क्यों करते हैं? तो यही सर आप जो कुछ कर रहे हैं ना, व्हाट विल हैपन, एवरीथिंग विल गेट डिस्ट्रॉयड। तो हम वो नहीं चाहते हैं। हम साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर उनसे बात करेंगे, नोबडी विल लिसन टू अस, क्योंकि साइंटिस्ट अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमको ब्यूरोक्रेट्स को समझाना पड़ेगा। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज लाइक योर टाइगर, तब जाके कुछ काम होगा। और थोड़ा थोड़ा एमपी में लोग समझने लगे हैं। अभी राहुल भटनागर सर ने भी हमसे बहुत सारी चीजें पूछी, हमने उनसे सीखा था। राहुल भटनागर सर के प्रोजेक्ट को देख के हमने शुरू किया था। पर जिस तरह से मैं एडवोकेसी में सेक्रेटरी लेवल के लोगों से बात करती हूँ और उन लोगों पीसीसी वाइल्ड लाइफ को कन्विंस करती हूँ, अब राजस्थान भी वही मोड पे काम कर रहा है। होपफुली हम लोग शायद बचा पाएंगे। उत्तरांचल भी चल रहा है। नया प्रश्न है, फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे कि क्या महाशीर को डोमेस्टिकेट, ये पॉन्ड्स में डोमेस्टिकेट किया जा सकता है क्या? सर ये क्या होता है, पॉन्ड्स में सब लोग कहते हैं डोमेस्टिकेट, आप ब्रीडिंग कैसे करवाएंगे? इंजेक्शन लगाएंगे वो मर जाती है। इसीलिए हमने पॉन्ड को कभी फिश पॉन्ड नहीं बनाया। मैंने आप लोगों को स्पेशली वो स्लाइड इसलिए दिखाया था, टाइम कंस्ट्रेंट था तो मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं दिखा पाई, ना तो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती। आप विश्वास नहीं मानेंगे, रोज एक एक पत्थर उठा के वो व्हाट्सएप में मेरे को वो एसडीओ दिखाता था कि मैडम ये लगाएं कि नहीं लगाएं। हम भोपाल से वो बड़वा में ऐसे हमने काम किया। आपको अगर डोमेस्टिकेट करना, आपको टैंक नहीं बनाना है, आपको टैंक नहीं बनाना है, आपको नदी नुमा तालाब बनाना है, उसको फ्लोइंग वाटर देना है, उसके वाटर पैरामीटर्स को प्रोटेक्ट करना है। सिर्फ लिम्नोलॉजिकल पैरामीटर्स को अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे, देखेंगे वो अपने आप ब्रीड करने लगती है। हमको कभी इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ा। हमारी फिशेस जो छोटी छोटी हम लेके आए थे वो बड़ी हुई, मैच्योर हुई, ब्रीड कर रही है। तो पॉन्ड में आप उस तरह से नहीं करना चाहिए। डोमेस्टिकेट आप करेंगे पर ब्रीड नहीं करवा पाएंगे। तो बजाय इसके हमेशा हम कहते हैं कि एक्स सिटू कंजर्वेशन मत करिए, आप हैबिटेट को प्रोटेक्ट करिए, अपने आप वो ग्रो करेगी। आप क्यों आर्टिफिशियल मेथड में जाना चाहते हैं?
आप अपनी नदियों को बचाइए ना, आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स करिए, आप नदी को बचाइए, एक सेगमेंट को बचाइए, पूरी नदी को आप मत बचाइए, एक सेगमेंट को आइडेंटिफाई करिए, डीएफओ को बोलिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोलिए, उसको वो बायोडाइवर्सिटी से डिक्लेयर कर दे, संरक्षित, उनके पास पावर रहता है, मैंने करवाया, आप भी करवा सकते हैं, उसको बचाइए, धीरे धीरे वो अपने आप चला जाएगा नदी में। इस तरह से मैं कभी भी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के फेवर में नहीं रहती हूँ, हैचरी के फेवर में नहीं रहती, मैं हमेशा हैबिटेट प्रोटेक्ट करने की बात करती हूँ, इन सिटू प्रोटेक्शन। थैंक यू वेरी मच मैडम। वैसे सर लाइन लास्ट क्वेश्चन सर। जी बोलो कुलदीप। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ये नर्मदा रीजन में, ये पूरी नर्मदा रीजन में रहती है या नहीं, फिर कुछ सेक्शंस? उदयपुर में भी इसकी प्रजाति बड़ी झील में, जो मैडम ने लेक्चर में बोला, तुमने ध्यान से सुना हो तो उदयपुर राजस्थान में भी बड़ी लेक में जो बड़ी झील है, झील का नाम ही बड़ी है, उसमें भी अभी महाशीर को बचाने के कुछ प्रयास हो रहे हैं और ये अलग अलग देश के विभिन्न भागों में मिलती है। तो आपकी बात का ये जवाब है कि केवल नर्मदा में नहीं है। हाँ, ये किस्मत की बात है कि नर्मदा बेसिन में श्रीपर्णा मैडम इसको बचाने में लगी हुई है। तो राजस्थान में मैडम, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, श्री इस्माइल अली दुर्गा जी जो महाशीर के संरक्षण में आपको राजस्थान में जुड़े हुए हैं टीम में, वो भी इस वेबिनार में उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। अच्छा दुबे जी, मैं आपको बताती हूँ, इस्माइल साहब मेरे फर्स्ट एक्सपर्ट है, उन्होंने आके बताया था कि कहाँ कहाँ से सिलेक्ट करना है एरिया, उनके प्रोजेक्ट को फिशिंग चैंस में देख के हम लोगों ने सुना था। सर अगर इस्माइल साहब इस वेबिनार में है तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। वो शुरू से आपको सुन रहे हैं, शुरू से आपको सुन रहे हैं। वो हमारे वो हमारे एक्सपर्ट है, वो हमारी टीम में ही है, मतलब मैं उनकी छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैंने उनसे ही सीखा है कैसे करना है फॉरेस्ट के अंदर। सर अगर हैं तो सर बता पाएंगे। मैं रिक्वेस्ट सर से एक बार आप सुन ले, सर ने बहुत काम किया है। इस्माइल अली जी अभी हैं सर, आप कैमरे पर आ सकते हैं? एक बार सर का एक्सपीरियंस जरूर सुनना चाहिए आप लोगों को, सर पायनियर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाले। एक्टिविटी की प्रॉब्लम है कुछ, शायद उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। मैं मित्रों को बस मैं इससे पहले कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स पर हम लोग आए, मैं सभी मित्रों को ये हमने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक 67th वाइल्ड लाइफ वीक में हमने क्यों महाशीर कंजर्वेशन के सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और आप लोगों के साथ इसकी जानकारी साझा करने के लिए हमने प्लान बनाया, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सिर्फ एक स्टेट की, 2 स्टेट की स्टेट फिश ही नहीं रही है, ये जैसा मैडम ने बताया था कि ये एक इंडिकेटर फिश है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा कि बायो इंडिकेटर्स किसी भी इकोसिस्टम की हेल्थ के बहुत बड़े इंडिकेटर होते हैं, और उसी को लेकर के और फिर यदि ये बायो इंडिकेटर्स अगर वहां से डिसअपियर होते हैं या टोटली एलिमिनेट होते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उस पारिस्थितिकी तंत्र की अंत निश्चित है। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए दोबारा से साइंस सेंटर के सचिव श्रीमती संध्या वर्मा मैडम को आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रीपर्णा मैडम। वैसे तो धन्यवाद शब्द छोटा पड़ेगा और जैसा कि हमेशा श्रीपर्णा मैडम कहते हैं धन्यवाद, जैसा हम तो एक ही परिवार है, तो वाकई हम लोग पूरा एक साइंस सेंटर परिवार है। तो ये परिवार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है हम लोगों का, तो पूरे साइंस सेंटर परिवार और राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद की ओर से एक बार पुनः मैं धन्यवाद आपको ज्ञापित करूंगी, और जितने भी हमारे फ्रेंड्स इसमें जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही हम लोग एक नए विषय के साथ में इस वाइल्ड लाइफ से फिर जुड़ेंगे, और आप लोग इसी तरीके से नए नए विषय शेयर कीजिए। आप लोगों के भी सजेशन आमंत्रित है कि किस विषय पर आप लोग और विशेषज्ञों को सुनना चाहेंगे। तो मैं हमारी पूरी टीम को यहाँ पर डॉक्टर त्यागी साहब को और सुनील जी को, और भी बहुत सारे, लीना भी आई हुई है हमारे टीम में गुजरात से, डॉक्टर
नरेंद्र जी को, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ और पुनः जल्दी मिलते हैं इस थैंक यू